कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तनाज़े के बीच पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वादी में सुबह और शाम के घंटों में बिजली इस्तेमाल पर 20% इजाफी चार्ज लगाने की तजवीज़ रखी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये तजवीज़ जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के लिए मंजूरी को भेजी है। बता दें कि तजवीज़ के मुताबिक पीक आवर में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सभी सारिफीन तबकात पर 20% ज़रूरत से ज़्यादा फीस लगाई जा सकती है। बता दें कि ये सिस्टम टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत काम करेगा, जिसमें बिजली का बिल इस्तेमाल के वक्त के मुताबिक बदलता है। KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने कहा कि KPDCL ने पीक घंटों में 20% टैरिफ चार्ज लगाने की तजवीज़ रखी है। अभी तक रेगुलेटरी कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि इस तजवीज़ की कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुखालिफत की है। KCCI ने कहा कि पीक घंटों में बिजली इस्तेमाल ज़रूरी है। तंजीम ने आंकड़े देते हुए बताया कि कश्मीर में बिजली की रिलायबिलिटी भारत में सबसे ख़राब है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 889 और SAIFI 723.95 है, जो नेशनल एवरेज से कई गुना ज़्यादा है। सरकार के इस फैसले की सियासी लीडरान ने भी सख्त मजम्मत की है। इस फैसले से आवाम पर बोझ पड़ेगा और इसीलिए इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की गई है। नॉर्मली इतनी बड़ी बात नहीं है, ये लोग समझते हैं अक्सर और बेशतर कि एक प्रपोजल है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जितनी पैनिक की सिचुएशन मैंने कल से देखी लोगों के अंदर, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी डिस्ट्रेस कॉल्स, जैसे कि कश्मीरी पर एक आसमान टूट पड़ा, इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा, पावर का फीस बढ़ रहा है। दो छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों की स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिन से कह रहे हैं कि एक मीटरिंग बंद होनी चाहिए। प्रीपेड मीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इनह्यूमन है कश्मीर के हालात के हिसाब से। और सेकेंडली अब जो गवर्नमेंट ने नया ये टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया, माइनस टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में बिजली इज़ नॉट अ लग्जरी है, इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ सर्वाइवल थिंग फॉर अस। So government should reconsider this decision and take back the decision and also give electricity to the people on the normal rates जैसे पहले मिलता। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सरचार्ज बढ़ा रही है, और वो भी सुबह की 6 से 9 और शाम की 5 से 10 बजे तक। मैं वाजिया करना चाहता हूं कि ये गलत है, ये इकोनॉमिक टेररिज्म आप चला रहे हो, ये डे लाइट रॉबरी है, ये एक्सटॉर्शन है, ये हमारे पब्लिक के जेब लूटने की साजिश है। कश्मीरी अवाम को कोई भी ऐसा जरिया पिछले 1 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हुआ, कोई भी ऐसी सहूलियत आपने नहीं दी जिससे 20% या 10% आमदनी में इजाफा हुआ। खर्चे का सरचार्ज तो आप बढ़ा रहे हो, मगर अफसोस की बात यह है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है, उमर अब्दुल्ला साहब जो पावर मिनिस्टर, इंचार्ज पावर मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप बोलते हो आपकी आंटी का मीटर लगा है, आपकी आंटी फीस भरती है, आपकी आंटी फलाना चीज करती है, तो हमें भी वो करना पड़ेगा। पॉलिसी और थर्मामीटर और लोगों का जवाब आपकी आंटी से शुरू होता है और आपकी आंटी से खत्म होता है। हमें इज्जत है आपकी आंटी साहिबा की, लेकिन कश्मीरी अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी आंटी डिसाइड करेगी कि वो पावर बिल देंगे या नहीं देंगे। नहीं, मेरे ख्याल में आज ये मौजू नहीं है हमारा। इस सरकार की कारकर्दगी क्या रही है, क्या कमियां हैं। जो आपने अभी इशू एक पेश किया, जिसका जिक्र आपने किया, बिजली फीस में हाइक का, मेरे ख्याल में वो गैर मुनासिब है। सरकार को आज से नौ जायज़ा लेना चाहिए। पहले ही बिजली के बारे में काफ़ी कमी है, और जो BPL है या गरीब तबका है गाँवों में, शहर में, उनके पास, उनके बस की बात नहीं है वो फ़ीस भी अदा करना जो इस वक्त लागू है। अगर इसमें और इजाफा किया जाए, कल ही मैंने भी सुना क्या जो डिपार्टमेंट है बिजली का, उन्होंने कहा है पीक आवर्स में बढ़ाया जाएगा। पीक आवर्स में इन सर्दियों के मौसम में
सुबह शाम बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, घरों में रहना पड़ता है, और सिर्फ इन्हीं दिनों में और इन्हीं आयाम में, इन्हीं अवकात में आप बिजली का फीस बढ़ाएंगे, चूल्हा कैसे जले घर में और कामकाज कैसे रहे, ये सोचना चाहिए सरकार को। वहीं 21 नवंबर से मुल्क में 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। मजदूर और कामगार तबकों की तरक्की और फलाह बहबूद के हवाले से सरकार इसे एक बड़ा रिफॉर्म करार दे रही है। 4 नए लेबर कानून के लागू होने के बाद पहले से चलाए आ रहे 29 पुराने कानून खत्म हो गए हैं। वाजिब हो कि इनमें से ज्यादातर कानून 1930 और 1950 के बीच बने हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों सरकार की तरफ से 4 नए लेबर कानून, कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के नाफिज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीएम मोदी ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का इकदाम किया गया है। इन नियमों को लागू करने का मकसद हर कामगार वक्त पर तनख्वाह और ओवरटाइम की अदायगी, मिनिमम वेज, ख्वातीन को मर्दों के बराबर सैलरी और काम का मौका, सोशल सिक्योरिटी और फ्री हेल्थ चेकअप का मौका देना है। बता दें कि नए कानून को अब मुलाजिम 5 के बजाय 1 साल के अंदर ग्रेजुटी का फायदा उठा सकेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि मजदूरों के बजाय कॉरपोरेट के मफाद को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को लागू किया गया है। 10 लेबर यूनियनों ने एक जॉइंट फोरम ने इसके खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ ने इसका खैर मकदम किया है। इस बीच आपको बता दें कि नए लेबर कानून लगाए गए हैं, जिसे लेकर मफाद की बात की जा रही है, लेकिन वही ट्रेड यूनियन इसकी मुखालिफत कर रहा है। ट्रेड यूनियन की तरफ से एहतजाज की भी बात की गई है। मुल्क में 4 नए लेबर कानून नाफिज किए गए हैं। नए कानून से 29 पुराने कानून ख़त्म हो गए हैं। नए लेबर कानून के खिलाफ मजदूर यूनियन नज़र आ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस फैसले का और इन कानून का खैर मकदम किया है। पीएम मोदी की तरफ से इन तमाम लेबर कोड का खैर मकदम किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नए लेबर कानून के खिलाफ मजदूर यूनियन नजर आ रहा है। ट्रेड यूनियन की तरफ से भी इन कानून को लेकर मुखालिफत की गई है, साथ ही साथ एहतजाज करने की भी बात की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि ये नए लेबर कानून मजदूरों के हक में बताए जा रहे हैं। मुल्क में 4 नए लेबर कानून नाफिज किए गए हैं। नए कानून से 29 पुराने कानून भी ख़त्म हो चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी इनका खैर मकदम किया है और इन्हें यूनियन के मफाद में बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि नए कानून से अब मुलाजिम 5 के बजाय एक साल के अंदर ग्रेजुटी का फ़ायदा उठा सकेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि मजदूरों के बजाय कॉरपोरेट के मफाद को ध्यान में रखा गया है। कॉरपोरेट के मफाद को ध्यान में रखते हुए ही इन कानूनों को लागू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 10 लेबर यूनियनों के एक जॉइंट फोरम ने इसके खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ ने इसका स्वागत किया है। पीएम मोदी ने भी इसका खैर मकदम किया है। इसी बीच आपको बता दें कि तमाम तबकों की तरफ से इसका मुखालिफत भी की जा रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी इन नए कानून को लेकर खैर मकदम किया है। और इसी पर खास बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार इस पर जानकारी भी सामने आ रही है। वर्क लिमिट की मुद्दत में भी 50 दिन की तौसी की गई है। इसके अलावा यूटी के लोगों को भी 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। इस हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है। सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जिस तरह आप देख रहे हैं कि नया फैसला सामने आया है और पीडीडी की तरफ से ये नई योजना बनाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 20% का इजाफी चार्ज लगाया जाएगा, वो भी पीक आवर में। ऐसे में इससे फ़ायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन तमाम जो इसकी मुखालिफत है सियासी लीडरान वो करते नज़र आ रहे हैं। आप इसे किस तरह आवाम के हक में देख रहे हैं?
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, जी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ पे सरकार है, कश्मीर के लोगों के साथ तो सबसे बड़ी बात है कि एक शेर याद आता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि सरकार में, सत्ता में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो सरकार जिसने कई वादे किए, जिसने कई लोगों को लुभाया, कई चीजों पे उन्होंने वोट के लिए बहुत हद तक चले गए, बहुत कुछ किया, सत्ता पाने के लिए टोपियां तक खोलनी पड़ी, लोगों से वादे किए, और यहाँ तक कि जब सरकार आई, सत्ता आई और सारी पावर्स उनके पास ही रही, और इस टाइम सीएम साहब खुद पीडीडी को अपनी कमांड में लेके चल रहे हैं, तो उसके बाद कश्मीर में आज जो ये हालात बिजली को लेके 20% जो बढ़ोतरी का हुआ है, मुझे लगता है कि शायद ही 2014 से लेकर 25 तक ऐसा कोई सिस्टम जो कभी बना भी होगा, कभी नहीं ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा एनसी सरकार ने सारी पावर्स लेने के बाद भी आज भी ये सेंटर सरकार को दोष दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट यूटी है, अगर जो यहाँ की सरकार है इनकी, तो उसको इन्होंने देखना था हमें कैसे चलाना है, पहले उसके ऊपर वर्क किया जाता है, पहले देखा जाता है। कश्मीर के जो लोग हैं वहां पे हर एक इंसान इतना नहीं है कि वो इस चीज को दे सके, और आज बर्फबारी का मौसम शुरू होने वाला है। श्रीनगर कश्मीर जो है एक ऐसा एरिया है जो ठंड में दुनिया, केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में इतना मतलब -डिग्री का टेम्परेचर जाता है, और लोग जो हैं कैसे मतलब एक ठिठक के रह जाते हैं वहां पे इतनी सर्दी में, और उनके ऊपर इस तरह का बोझ डालना, ये उनको देखना चाहिए था। और लेकिन उन्होंने इस चीज पे नहीं कोई कार्य किया, और उल्टा वो कश्मीर के लोगों को जिन्होंने विश्वास जताया उनपे, उनके ऊपर बर्डन पे बर्डन डाला गया है। और जहां पे उन्होंने कहा था, जैसे उमर साहब ने कहा, जब बिलों की बढ़ोतरी की बात आई तो पहले तो उन्होंने जब ये इलेक्शन लड़ा तब उन्होंने बहुत बातें की, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर लगना एक अलग चीज थी, चलिए बिल के रिलेटेड था, सरकार अपना किसी भी स्टेट हो या यूटी हो उस पर कर्ज ना चढ़े, एक सिस्टम होता है, चलिए उस पर चल रहे थे लोग भी, जो लाइट की फैसिलिटी से थे उससे भी खुश थे जहां तक है। बट ये जो 20% बढ़ाने वाली बात थी, आपकी आंटी जी को दे सकती है बिल उमर साहब, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होगा, वो एक छोड़ के कई बिल दे सकती है। लेकिन कश्मीर की एक आम आवाम, यहाँ पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां पे लोग दुखी हैं, पहले ही इतना मतलब वो देख रहे हैं कि देखिए पीछे भी किस तरह के हालात बने, जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों को भी कितना सफर करना पड़ा ना। टूरिज्म पे तो कश्मीर चलता है, वहां टूरिज्म का कुछ पीछे जो हालात इस साल इतने ऐसे चीजें बनी जिससे वहां के लोगों ने उनको एक कहते हैं ना वो मतलब एक तकलीफ और दुख में रहे कि उनका व्यापार नहीं चल पा रहा था सिस्टम जो हुए हालातों की वजह से, तो वो लोग उससे अभी उभर भी नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया। सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि वादे किए होते हैं, इलेक्शन के टाइम में बड़ी ऐसी चीजें होती हैं, बट इलेक्शन होने के बाद इन्होंने देखा हर नाकाम है, किसी भी चीज को, एक भी चीज जो इनके मैनिफेस्टोज में था वो तो इन्होंने बढ़ाया नहीं, लेकिन जो वो चीजें दी नहीं जो इन्होंने बोला सिलेंडर्स के लिए, जॉब्स के लिए और कई ऐसी चीजें, लेकिन किया क्या, उल्टा ये देने की बजाय इन्होंने दिया तो 20% बिजली का लोगों के ऊपर कश्मीर के वहां पे बोझ, वो भी उस समय जिस टाइम लोगों को इस टाइम लाइट की इतनी जरूरत है। उन्हें करना क्या चाहिए, पहले हर एक चीज सरकार जब आप बनाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं, और हमें उन मुद्दों को लेके कैसे लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों के, जिससे कि लोग जो है वो आपकी सरकार को अगर उन्हें अपना समय निकाल के जब वो वोट डालने जाते हैं, आपको सरकार में लाते हैं, आपको सत्ता में लाते हैं, आपको पावर में लाते हैं, तो वो आपको सत्ता में इसलिए लाते हैं कि आप उन लोगों के काम करें, आप उन लोगों को देखें कि उन लोगों को सहूलियत कहां से हो, ना इसको सोचते हुए उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर आपने बटन डाल दिया। आपने अपनी नीति और नीयत स्पष्ट कर दी कि आपको केवल सिर्फ कुर्सी से प्यार है, कश्मीर की आवाम से, कश्मीर की जनता से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उनको आपने खाली वोट बैंक के लिए बेवकूफ बना के रखा हुआ है। आप चाहे आंटी को लाएं, फूफा जी को लाएं, किसी मासड़ जी को लाएं, इससे कश्मीर के आवाम को कुछ लेना देना नहीं है उमर साहब।
कश्मीर की आवाम को अगर लेना देना है तो उन वादों से जो आपने उनकी आवाम के साथ किए है, जो कश्मीर के लोगों के साथ आपने किए, उन लोगों ने आप पे विश्वास जताया, लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया है और ये बहुत गहरा घात है। इस समय में बुजुर्ग लोग हैं, आपने देखिए कश्मीर में कितने बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं, मतलब हालात कैसे होते हैं। लोगों को एक लाइट का सहारा होता है कि थोड़ी लाइट की वजह से थोड़ा हम लोग अपने आप को इस ठंडे माहौल में अपनी सेहत को थोड़ा सा ठीक रखें, लेकिन इन्होंने तो एक कहने का मतलब वही हुआ ना कि इन्होंने तो उनको सामने सामने कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना दिया और उनके हाथ में दिया तो 20% बिजली का बिल और केवल एक साल में इन्होंने इतना बड़ा झटका दे दिया। अभी अगले 4 साल तक तो ना जाने कश्मीर की आवाम किस हालातों से गुजरने वाली। बिल्कुल ठीक है सुमित जी, और इसी पर लगातार बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश भगोत्रा जी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जुड़ गए हैं, वहीं एडवोकेट नासिर शेख पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। राजेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूँगी, बिजली वाले मसले पर भी आपका रद्दअमल लेंगे, लेकिन उससे पहले 4 नए लेबर कोड नाफिज किए गए हैं जिन्हें मजदूरों के हक में बताया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रेड यूनियन इसकी मुखालिफत कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ कॉरपोरेट के मफाद में किए जा रहे हैं और इसी के तहत ये नए कानून सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह ये मजदूरों के हक में बताए जा रहे हैं और उनके मफाद में बताए जा रहे हैं, किस तरह आप इन्हें देख रहे हैं और क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मजदूरों के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो एक अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो आज लाइव आए हैं। और शायद साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जो लेबर कोड की बात कर रहे हैं, लेबर का जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है कि किस तरीके से जो है वो शोषण होता रहा है। और पिछले 11-12 सालों से जब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल और इनकी सरकार पीडीपी के साथ चल रही थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में नए नए कानून बनाए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लेबर के लिए आखिरकार इन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया। और जम्मू कश्मीर में 90% लेबर जो है वो बाहर की है और 10% जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या फैक्ट्री हो, 10% ही जो है वो हमारे लोकल लोगों को जो है वो उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो कहते हैं कि जो कानून लेबर के लिए बनाने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नए कानून जम्मू कश्मीर में जो लाए हैं, आखिरकार क्यों नहीं जो है वो लेबर के लिए कानून बनाया। और आज तक जो शोषण हुआ है, लेबर का शोषण हुआ है, वो किसने किया? ये केंद्र की सरकार ने और यहाँ की जो पीडीपी जिसने इनके साथ जो है वो सरकार बनाई थी, इन्होंने किया है। अगर सही मायने में जो लेबर के और मजदूर के जो हितैषी होते तो लेबर के लिए कानून बनाया जाता। आज 500 रुपए में आप बताइए, 500 रुपए दिहाड़ी से आप कैसे गुजारा होगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई, बेरोजगारी इतनी कर दी है कि आज एक आम जनता का जो है वो जीना मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए हमारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो मजदूरों के लिए, लेबर के लिए जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो एक अच्छे कानून लाएगी जिससे मजदूरों को और लेबर को फायदा होगा। जी बिल्कुल। शेख नासिर जी, आपको करना चाहूँगी, आप किस तरह इन नए लेबर कोड को देख रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि ये उनके मफाद में है और उन्हें इससे फ़ायदा हासिल होगा, या फिर इससे कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि ट्रेड यूनियन का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के मफाद में नज़र आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो इनके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। देखिए, जहाँ तक लेबर कवानीन की बात है, जम्मू कश्मीर हो या पूरा देश हो, इससे पहले भी मजदूरों के लिए कवानीन थे, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें, वर्क वेन कंपनसेशन की बात करें। ये जो नए 4 कोड इस वक्त इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अभी तो इन डिटेल इन कोड्स को मैंने तो तफसीलन पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजदूरों के मफाद के लिए, मजदूरों की फलाह और बहबूद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का ये मानना है कि यहाँ कहीं ना कहीं कॉरपोरेट
सेक्टर को फायदा देने के लिए जो बड़े कारखानों के मालिकान हैं या ठेकेदारान हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कवानीन लाए गए हैं, इस तरह के कोड लाए गए। अगर एक मजदूर खुद कहता है कि ये जो कानून है, ये जो नए कोड हैं, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए, तो मतलब साफ है कि वाकई में ये कवानीन जो है वो मजदूरों के फायदे के लिए नहीं, अदरवाइज मजदूर आज खुशियां मना रहा होता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसानों को लेकर के जब फार्म बिल लाया गया तो प्रधानमंत्री जी या बाकी लोग ये ढंडूरा पीटते रहे कि ये कानून जो नए जो बिल हमने पास किया, ये कहीं ना कहीं किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन किसान उसके खिलाफ थे। और आज बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आज बाकी लोग, हमारी सरकार ये कहती है कि ये जो मजदूरों के हक के, मजदूरों के हित के लिए बनाए गए, लेकिन मजदूर तबका खुद ये कहता है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए बनाए गए। मेरे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छे कानून है। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैंने अभी डिटेल में इनको पढ़ा नहीं है, मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो नए कोड, 4 कोड जो लेबर रिलेटेड इंट्रोड्यूस किए गए, ये इन 4 कोड के 4 फायदे गिनवा दे। पूरी जनता सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुने। अगर ये कहते हैं कि मजदूरों के हक के लिए नेशनल पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, या इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं, आज कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, तो मेहरबानी करके ये 4 खूबियां बताएं इन 4 कोड्स की, हम भी तस्लीम कर लेंगे कि कुछ मजदूरों के फायदे, या सिर्फ अंधभक्ति है। हाँ, सरकार ने फैसला किया अच्छा ही होगा, हम उसकी सिर्फ चापलूसी करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मजदूरों के हित की बात है। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो कि पूरे देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सरकार है वो मजदूरों का भला कभी नहीं सोचती, कॉर्पोरेट सेक्टर का सोचती है। जो अमीर लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, उनके भले के लिए हमेशा सोचते आइए। और ठीक उसी तरीके से ये जो नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मजदूरों के हित की कोई बात है। जी बिल्कुल ठीक है। और सुमित शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित जी, जिस तरह इन नए कोड को लेकर भी मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगी। साथ ही अगर उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें तो आपकी पार्टी तो कहती है, साथ ही पीडीपी की तरफ से भी ये इल्ज़ाम दिया गया है कि सरकार नाकाम हो चुकी है और जो तमाम वादे हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सीएम उमर ये कहते नजर आते हैं कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, हम अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे और आवाम के सामने लेकर आएंगे। लेकिन बिजली की यहाँ पर बात हो रही है, तो बिजली के मामले पर ही मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले सीएम उमर ने कहा था कि 200 यूनिट मुफ्त जो बिजली है वो दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जो लगाएंगे उन्हीं तक ये फायदा पहुंचाया जाएगा, और ये अब आवाम के हाथ में है कि वो इस फैसले को मानती है या नहीं, या जिस तरफ उन्हें जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये नया बोझ सामने आ रहा है 20% की हाइक और बड़ी हाइक है, ऐसे में जो गरीब परिवार हैं और जो पहले से ही माली तंगी में जूझ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा नुकसान माना जा रहा है। तो इस पर आप किस तरह से एनसी को यहाँ देख रहे हैं? क्या सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, या फिर सरकार कहीं ना कहीं अपने फैसलों में ठीक नजर आ रही है? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एनसी की सरकार है, वो मैंने पहले भी यही बताया ना कि एनसी की सरकार को सिर्फ सत्ता में आने का शौक था। उसके लिए उस टाइम उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने ये नहीं देखा कि मतलब कैसे हम उन चीजों को, अगर इन्हें लग रहा था कि 2014 के बाद यहाँ पे हर चीज जो है वो संतुलन में नहीं है, असंतुलित हो चुकी है हर चीजें, तो उसको संतुलन एक मतलब कहते हैं ना, एक वापस पटरी पे, ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने ट्रैक पे नहीं लाया, इन्होंने चीजों को ट्रैक पे नहीं लाया, इन्होंने जनता को उठा के ना ट्रैक के ऊपर खड़ा कर दिया और ट्रेन उस पर चलाने के लिए तैयारी कर दी। इन्होंने जिन बातों पे वादों किए, जिन बातों पे वोट ले रहे हैं, 200 यूनिट फ्री का इन्होंने बात की थी, 200 यूनिट फ्री की बात की थी। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की है अपने उसमें। इन्होंने 20% बढ़ाने की बात करनी होगी, उन्होंने 200 यूनिट की बात कर ली। और 5 साल की बात जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ, इस चीज को पूरा करके 5 साल के बाद 5 साल तक लोग वेट करेंगे आपका। पहले देखिए, सरकार को चुना है लोगों ने, समय निकाला है, अपना टाइम दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वोटिंग करने गए, और जिन दिनों ये वोटिंग इलेक्शन यहाँ हुए थे, और मेरे को याद है बहुत बरसातें, बहुत बारिश लगी हुई थी, और लोग बेचारे उन बारिशों के हालात में भी, और जगहों पे बर्फबारी की वजह से चेंज भी किया था आगे का टाइमिंग, लोग तब भी निकले। लोगों को मैंने देखा सरकार से उम्मीद के लिए लोगों ने बैसाखियों पे भी गए वोट डालने के लिए, पहाड़ियों तक चढ़ के गए लोग वोट डालने, सिर्फ एक उम्मीद पे। और वो उम्मीद क्या दिखाई? साल पूरा हुआ और साल के बाद इतनी जो इन्होंने दिखानी थी नीयत वो दिखा दी इन्होंने। और आज जब यहाँ पे कई जगह इनके जो प्रवक्ता बात करते हैं, बोलते हैं
अभी भी वो जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनको उस चीज की नॉलेज नहीं होती है, पूरी या तो नॉलेज रखें फिर उसके बाद बात करें। वो कोई भी बात कर देते हैं, मतलब ये हुआ कि उठाया बीजेपी की सरकार थी, पीडीपी के साथ मिलकर काम किया। अरे यार, कितने सालों से आप लोगों की सरकार थी, आप ये बताइए। आज ये आप लेबर के ऊपर बात कर रहे हैं कि लेबर के क्या क्या कानून बने। आप बताइए, डेली वेजेस को आप लोगों ने क्या रखा था किन हालातों में? डेली वेजेस इतना बड़ा मुद्दा था, उसको आपने क्या किया था? 100, 100, 150 रुपए में आपने उनको चलाना शुरू किया था। फिर आप जब सत्ता में आए, आपने बोला हम उनको रेगुलाइज करेंगे। फिर हमारे उमर साहब ने अभी पीछे असेंबली में बोला कि हमारे पास, हम इनकी पूरी जो डिटेल बना रहे हैं, अभी तक हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग इनके डेली वेजेस के हमारे ऑनलाइन, जबकि सभी की जो आज का जो होता है वो आपको पता है कि सभी की बायोमेट्रिक सिस्टम चला हुआ है, हर एक चीज से वो चैनल से सिस्टम चल रहा है सही। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे पास तो इनके रिकॉर्ड ही नहीं है, और रिकॉर्ड चुनना बड़ा समय लग रहा है, और उनको फिर से लटका दिया। यही चीज इन्होंने की उनके साथ क्या बोलते हैं, बिजली के लोग जो बात कर रहे हैं, लोगों को बता दिया, अपनी आंटी को सुपीरियर कर दिया, और जितने भी लोग थे उन लोगों को आंटी के साथ जोड़ दिया। मुझे बताइए, आपकी आंटी होंगे अरबपति, तो कश्मीर की सारी आवाम अरबपति है क्या? और अगर वो अरबपति नहीं है, जो पैसे हालात होते तो आप भी तो ढिंडोरा पीटते हो कि श्रीनगर के लोगों के साथ ये हो रहा है वो। अरे हालात बनाते हो, आपको हालात बनाते हो, हालात बना के उन हालातों का फायदा लेते हो। सियासत से उठ के एक आम इंसान के लिए सोचना जिस दिन एनसी शुरू करेगी ना, तो तब मुझे लगता है कि हालात बिल्कुल सही होंगे। लेकिन इन्होंने सोचना अगर शुरू किया है अपनी कुर्सी के लिए। आज हमें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, आपको लगा था कि कई चीजों पे कि ये स्मार्ट मीटर्स गलत हैं, आपको लगा था इन चीजों पे, आपने वोट लिया कि स्मार्ट मीटर से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, उन हालातों को ठीक करना था ना आपने। आप तो उठा के उनको फेंक रहे थे, आपने स्मार्ट मीटर्स क्यों नहीं फेंके? आपके पास तो पावर थी, आपके पास अभी भी पावर है, आप पीडीडी के आपके पास विभाग है। सीएम साहब, आप अपनी बातों से हट रहे हैं, आपके बयान हर दिन अलग अलग होते हैं। आप अपना दुख सुनाते हैं, आप अपनी आंटी की तकलीफें सुनाएंगे, लेकिन आप जनता की तकलीफ नहीं सुनाएंगे। आप लेबर की बात करते हैं तो डेली वेजेस की आप कभी बात नहीं करते, और जब वो बात करते हैं तो उमर साहब आप उनकी बात को नकार देते हैं। 6 महीने की कमेटी बनाते हैं, और कमेटी के बाद आप करते हैं कि हमारे पास तो इनका कोई अभी तक पूरी तरह से ढांचा नहीं आया। तो आपने किसके साथ इंसाफ किया उमर साहब? आप सोचिए, आप एक कुर्सी अगर आपको लेनी थी, मुझे लगता है अब तक मुझे 2-4 महीने का शौक है, मुझे कुर्सी दे दीजिए, तो शायद जनता आपको तरस खा के दे भी देती। लोगों ने तो विश्वास किया, और आपने विश्वासघात किया उमर साहब। आप इस चीज को मानिए। आपके बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आपके आते हैं, काले काले चश्मे लगाते हैं, और काले चश्मे के अंदर से उनको मुझे लगता है बाहर दिखाई नहीं देता, वो काला चश्मा लग के उनको शायद, उनको तो कहां से रोशनी जाने कहां से मिल जाती है, लेकिन उन काले चश्मे से उन्होंने पूरे कश्मीर और जम्मू को अंधेरे में डिकोल के रख दिया है। वो सिर्फ बातें करने आते हैं, डायलॉगबाजी कर रहे हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आम जनता परेशान है, जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, और आज जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है कि इससे अच्छा तो एलजी शासन ही है। और ये बात करेंगे कि 2014 से 2025 की आगे बात करते हैं कि क्या किया 2014 से 2024 में सरकार की, उसने क्या किया। सर, आपने एक साल में, आपने पिछले कई साल का ब्यौरा नहीं देते। आप अब फटाफट उठते हो, 10 साल का ब्यौरा लेने बैठ जाते हो, फिर भी आपको एक साल जनता नहीं चुना आपको, आप सरकार में हो। अब क्या कर रहे हो? आप कभी देख रहे हो कश्मीर में किसी गरीब के घर जाके एक रात बिताइए, तब पता चलेगा कि ठंड क्या होती है। आप तो बड़े बड़े हीटरों में बैठे होते हैं, आपकी गाड़ियों में हीटर लगे हैं, आपने जब नीचे उतरना है आपके शरीर पे लाखों के तो कोट होते हैं जनाब, लाखों के तो पर्दे आपके घरों में लगे होते हैं, लाखों, आपके घर में लाइट नहीं जाती है ना, जिस गरीब के घर में लाइट जाती है उससे पूछिए उसका दर्द क्या है। वोट पे सियासत ना कीजिए, अगर देखना है तो आम जनता के बीच में जाइए, उनका दुख देखिए और उसका सोल्यूशन निकालिए ना। हम बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है ना आपको दर्द है, तकलीफ है, सरकार आपकी है, आपको चलानी है ना, वो हम नहीं चला सकते। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अभी सत्ता में आप हैं, आपने सरकार चलानी है। आप देखिए क्या चीज सही है क्या गलत है, और गलत का विरोध खुल के कीजिए अगर आपको लग रहा है। लेकिन नहीं जनाब, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी कहानी सुनाएंगे, आपको अपने रिश्तेदारों की चिंता है उनकी सुनाएंगे। आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक धोखा दिया है, और मुझे लगता है यही कारण होगा कि शायद ये सरकार 5 साल तक भी ना टिके। ठीक है सुमित जी,
राजेश जी, मैं इसका जवाब आप ही से चाहूंगी। आप किस तरह पीडीडी के इस फैसले को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि जहां सरकार ने दावा किया था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और जो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसका आवाम लंबे वक्त से इंतजार कर रही है, और उसके बाद इस तरह का 20% का इजाफी बोझ डाल दिया जाता है जिसकी मसम्मत की जा रही है। और जाहिर है आपसे यही समझ चाहूंगी कि किस तरह आप इसे आवाम के हक में देख रहे हैं, क्योंकि कई गरीब तबके ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो माली तंगी से पहले जूझ रहे हैं। और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ बिजली बहरान पहले से ही है जो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। देखिए, बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है। और लेकिन ये जो शख्स बात कर रहे हैं, अनपढ़ तो ये लोग हैं, क्योंकि अनपढ़ वाले जो है वो इनको तोते की तरह जो है वो रटाया जो है वो ये बातें करते हैं। हकीकत में इनको पूछिए कि पुलिस किसके हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, एलजी के पास है। और जब इन्होंने खुद मीटर लगाए और पुलिस साथ लेकर जो है वो ये मीटर लगा रहे थे, तब लोग जो है वो विरोध कर रहे थे। लेकिन इन्होंने फोर्सफुली पुलिस लेके, पुलिस के जवान लेके, पुलिस के एसएचओ लेकर इन्होंने मीटर लगाए और जबरदस्ती लोगों के ऊपर जो है वो मीटर थोपे। आज जब हम बात कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, हमने तो शुरुआत की है। और जब शुरुआत की है तो जो बाकी वाले हैं उनको भी हमने जो है वो देनी है। लेकिन फाइल जब जाती है एलजी के पास, इनके जो आका हैं उनको जो है वो मना कर देते हैं। और सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार को बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। लेकिन इनके जो मंसूबे हैं वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हमने जो लोगों के साथ जो वायदे किए हैं वो हम पूरा करेंगे और डंके की चोट पे हम पूरा करेंगे। हमें इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, यही कसूरवार है जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण करने के लिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से वायदे पूरे किए? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आ गया? कि आपने वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, क्या वो आपने पूरा कर दिया? ये सिर्फ यही गुनाहगार हैं। और आज किस मुंह से कहते हैं कि उमर सरकार जो है वो वायदे पूरे नहीं कर रही? इन्होंने कौन से वायदे पूरे किए? लेकिन हम कर रहे हैं। और हम इनको बता देते हैं कि हमें 4 साल बकाया है और इन 4 सालों में हम जम्मू कश्मीर के साथ जो वायदे किए हैं वो डंके की चोट पर जो है वो हम पूरे करेंगे। हमें इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना देशभक्ति की ना कामों की। ठीक है राजेश जी, इनका काम इन पर छोड़ दीजिए, इनके वादे इन पर छोड़ दीजिए। लेकिन इस वक्त अगर सत्ता में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो उसी से सवाल किया जाएगा काम को लेकर, क्योंकि वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। और अभी हाल ही में पीडीडी ने ये नई योजना बनाई है 20% इजाफी चार्ज की। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये किस तरह आवाम के लिए फायदेमंद रहेगी। आपको नहीं लगता कि इससे आवाम पर बोझ पड़ेगा? देखिए, हम कौन कैसा बोझ पड़ेगा मुझे ये बताइए। अगर इन्होंने शुरुआत की थी इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जी, और जब शुरुआत की है तो सबसे ज्यादा चोरी जो है, बिजली की चोरी कौन कर रहा है? यही सरमाएदार पार्टी हैं। जो सरमाएदार पार्टी हैं वो कौन नहीं जानता देश में? हर एक इंसान जानता है कि सरमाएदार कौन लोग हैं। जो सरमाएदार पार्टी हैं, सरमाएदार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके, वो जो बिजली चोरी जो है वो यही करते हैं। और शेल्टर कौन देता है? यही देते हैं, केंद्र की सरकार देती है इनको। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं ये इनके लोग हैं। और शेल्टर जो है वो एलजी और जो इनके दिल्ली के जो लीडर हैं उनको देते हैं। जो बिजली की चोरी जो है वो सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पूछिए कि वो बिजली की चोरी जो है वो कर रहे हैं, वो कितना बिल देते हैं? और जो गरीब जनता है उनके ऊपर जो है वो ये इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गरीब जनता के साथ है। और गरीब जनता, जम्मू कश्मीर की जनता जो है, उनको जो वायदा किया है वो हम पूरा करेंगे। और उनको बिजली जो है वो 24/7 जो है वो जरूर मिलेगी।
बिल्कुल ठीक है राजेश जी। नासिर जी, आपको करना चाहूँगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं राजेश जी की बात से? ये नया फैसला है और आपको वाकई लगता है कि ये अवाम के हक में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तमाम जो वादे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो ज़रूर पूरे करेगी और पूरी तरह से जो बिजली सप्लाई है वो अवाम को दी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सिर्फ उसको इसमें छूट दी गई है, बाकी सब को इसमें शामिल किया जाएगा और सुबह शाम के वक्त में जो भी इस्तेमाल का वक्त होता है उसमें ये इजाफी चार्ज लागू होगा। अपनी बात रखने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज पहली मर्तबा, कई वर्षों से मैं भी टीवी डिबेट्स में बैठता रहा हूं, लेकिन आज पहली मर्तबा ऐसा लगा कि शायद एक तमाशाई की तरह बिठा के रखा गया है। एक साहब बोले जा रहे थे बेतुकी बातें और रिपीटेडली आप भी 10-15 मिनट एक आदमी को बोलने दे रहे हो। भाई, जब हम ट्रैक से हट जाते हैं तो चर्चा का मजा नहीं रहता। आप बार बार एक ही चीज रिपीट करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्टूडियो में बैठकर किसी महाशय का लेक्चर सुन रहा हूँ। और दूसरे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता थे, उन्होंने तो बड़ी मजेदार बातें कही। मुझे तो जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि मीटर तो पुलिस लगा रही है। ये तो पहली बार हमने सुना कि पीडीडी महकमा मीटर नहीं लगा रहा था, ये तो पुलिस से जो मीटर लगा रही। कमाल का उन्होंने आज मजाक किया नेशनल मीडिया के सामने। जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने का कितना काम ये लोग करेंगे। इनका कहने का ये मतलब ये था कि जो पीडीडी के मुलाजिम, जो महकमा के लोग मीटर लगाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, असिस्टेंस के लिए पुलिस लेकर के जा रहे थे, पुलिस वाले मीटर लगा रहे। यानी ये अपने सर कसूर नहीं ले रहे कि ये महकमा हमारे पास है, हम मीटर लगवा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब खुलेआम लोगों को कहते हैं कि मीटर लगवाइए, क्योंकि मेरी आंटी के घर मीटर लगा, आप मीटर लगवाए। और ये साहब यहाँ बैठ करके कहते हैं हम मीटर नहीं लगा रहे हैं, पुलिस लगा रही है, और पुलिस सेंटर सरकार के हाथ में, इसलिए उनसे पूछा जाए। ये तो अजीब मजाक है और लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो बात की थी, वो हमने फाइल तैयार करके एलजी साहब के पास रखी है। ये एक और नया शगुफा इन्हें डाला। कुल मिलाकर के देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे किए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, चुनाव के बाद सत्ता मिलते ही उन्होंने लोगों को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मीटर लगवाइए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो दूर की बात है, अब 20% इजाफा इन्होंने जो है टैरिफ पे कर दिया, और वो भी पीक आवर्स में, जिस वक्त बिजली की जरूरत होती है, जिस वक्त कंज्यूमर्स बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसी वक्त ये 20% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ, चिनाब रीजन, यहाँ 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बगलियार पावर प्रोजेक्ट है, डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है, और ये बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट जेर तामीर है। हम बिजली बनाते हैं और हम देश भर में बिजली भेजते हैं, और उसके एवज में हम पर डबल चार्ज थोपा जा रहा है। ये तो बदकिस्मती की बात है। मरकजी सरकार, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मरकजी सरकार ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया समझ रखा है। यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी करना, यहाँ के लोगों पर तरह तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं वो इम्पोज करके सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने भी कोई कमी इस बार नहीं रखी। उन्होंने जितना उनसे हो सका, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलकर जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया है। मुफ्त बिजली की बात की, 20% इजाफा कर दिया। नौकरियां देने की बात की, अपने लोगों को राज्यसभा में भेजकर नौकरियां दिलवाई। लेकिन गरीब के बच्चे को आज मुझे बताइए कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। मुफ्त सिलेंडर देने की बात की, वो जो है वादा भूल गए। सत्ता में आने के बाद अब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। चुनाव से पहले इन्होंने कहा हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, हम 35A की लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा हमें स्टेटहुड चाहिए, जो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी खुद प्रॉमिस कर रही कि हम स्टेटहुड दे देंगे। आज उमर अब्दुल्ला साहब भी वही स्टेटहुड मांग रहे हैं। आपने चुनाव के दौरान तो स्टेटहुड की बात नहीं की थी, आपने कहा था हम 370 को बहाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों जमातें इस वक्त मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूस रही, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी करें। और इसका जवाब बडगाम के लोगों ने इनको आकर के दिखाया। बडगाम में उमर अब्दुल्ला साहब की शिकस्त हुई, और शिकस्त सिर्फ इस बात से हुई कि 1 साल के अंदर ये अपने तमाम वादे भूल गए और अपने प्रवक्ता ऐसे टीवी चैनल पर बिठाए जो ये कहते हैं कि एक से बढ़कर एक शगुफा फेंक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मीटर हम नहीं, पुलिस लगा रही है। वो ये कहते हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की जो फाइल है वो एलजी साहब के पास है। उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से हम बात सुनना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक मरतबा ये बात कहे कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम तो देने के लिए तैयार हैं। एलजी साहब ने फाइल रोकी। हम जम्मू कश्मीर के आवाम एलजी साहब के दफ्तर के बाहर धरना देंगे, हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे।
उमर अब्दुल्ला साहब तो कहीं 200 यूनिट बिजली देने की बात कर ही नहीं रहे। ये साहब कहते हैं अलजी साहब ने रोका है। मीटर लगाने की जहां तक बात है, उमर अब्दुल्ला साहब लोगों को कहते हैं मेरी आंटी के घर मीटर लगे, आप भी मीटर लगवाए, लेकिन उनके प्रवक्ता साहब ये बोल रहे कि भैया मीटर तो पुलिस वाले लगा रहे। मतलब कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखे पे धोखा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का नौजवान इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और आप देख रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर फिर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, किस तरह नौजवान फिर भटक रहा है। भटकने की वजह सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ड्रैकोनियन लॉज है, जिन्हें यहाँ के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर डार्क है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके कॉल ऑफ फेयर में बहुत तजाद है। जो लोग बात करते हैं वो बात ही कभी पूरी नहीं करते। सिर्फ इसी तरीके से 4 साल 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और हुकूमत के आखिर में ये कुछ इस तरह के फैसले करेंगे। इनको मालूम है दोबारा हम सत्ता में आने वाले नहीं है। फिलहाल तो हमें जम्मू कश्मीर के लोग ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगे। इस बार इतना बड़ा मैंडेट इनको दिया था, आइंदा जम्मू कश्मीर के अवाम ऐसी गलती नहीं करेंगे और सत्ता में निकलने के वक्त ये कहेंगे हम तो बहुत कुछ करने वाले थे, अब फलानी साहब ने करने नहीं दिया। मैं अपनी बात को कट शॉर्ट इतना ही बताना चाहूंगा कि चाहे मरकजी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये दोनों सरकारें इस वक्त मिल करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इनके बीच में एक डील हो चुकी है और उस डील के चलते आज नौजवान जम्मू कश्मीर का पिस रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर है। मुफ्त बिजली तो भूल चुके हैं, गैस सिलेंडर भूल चुके हैं, राशन भूल चुके हैं, नौकरियां भूल चुके हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। जी बेशक, ठीक है नासिर साहब, मैं आपका रुख करूंगी और आपका रद्द अमल भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी प्रवक्ता का। फिलहाल बढ़ेंगे एक अहम मसले की तरफ और वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत काम की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है। वर्क लिमिट की मुद्दत में 50 दिनों की तोसी की गई है। इसके तहत अब इस साल से यूटी के लोगों को 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। पहले मनरेगा के तहत काम करने वालों को सिर्फ 100 दिनों तक काम मिलते थे। सरकार के इस फैसले का जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने खैर मकदम किया है। वही हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। सुमित जी, आपका रुख करना चाहूँगी। एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, मनरेगा के तहत काम की मुद्दत कार को बढ़ा दिया गया है, यानी अब रोजगार के जो दिन हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। किस तरह इस फैसले को आप देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह पहले से ही मजदूरों को माली तंगी है और ज़्यादा मदद की उन्हें ज़रूरत है, ऐसे वक्त में ये फैसला सामने आया है? देखिए, जो सेंटर की सरकार है, जो भाजपा सरकार सेंटर में है, वो लगातार हर स्टेट, हर यूटी को मद्देनजर रखते हुए हर वो कार्य कर रही है। ना केवल डेवलपमेंट, जैसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट एक पर्सन की भी, चाहे आप किसी एजुकेशन फील्ड में लीजिए, चाहे आप किसी मेडिकल फील्ड में लीजिए, चाहे आप ब्रिजेस देखिए, चाहे आप हाईवेज देखिए, एक पर्सन की नॉट इवन उसकी डेवलपमेंट बट ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से सेंटर की सरकार जो है वो काम कर रही है। ये कहनी बात अलग है कि जब हम उनके बारे में जब फायदे बताते हैं, कोई बात करते हैं, तो कई प्रवक्ता उसको दुख रहता है, तकलीफ रहती है, जो अपना शोध यहाँ पे बताते हैं कि हम कहीं बोल रहे थे अभी आपके इसमें, जैसे कि हम डिबेटों में बैठे तो हमने भी बहुत डिबेटें की हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो सत्य है उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा, अभी हम मुद्दे पे बात करेंगे, अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कार्य किए हैं तो आप देखिए आज हर इंडिया की हर स्टेट में, हर एक जगह पे देखिए आज भाजपा को लोग क्यों तवज्जो दे रहे हैं। नॉट इवन यहाँ पे, बल्कि कश्मीर के, आज कश्मीर में बड़गाम में भी 2600 के करीब लोगों ने वोट डाला। वो एरिया जहां पहली बार भाजपा इलेक्शन लड़ने गई और 2600 वोट ले रही है, तो लोगों का विश्वास जाग रहा है, काम जाग रहा है, विश्वास जाग रहा है। और आज जिन हाथों में हथियार दिए जाते थे, वहां पे लैपटॉप बच्चों के हाथों में आ रहे हैं। वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि गलत कौन है, सही कौन है। वो बच्चे ये समझ रहे हैं कि जो गुपकार मिलके जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर रहा था, ये आज वो पार्टियां दो यहाँ पे बैठ के बात कर रही हैं। ये बात कर रही है जम्मू कश्मीर के बारे में कि इनके लोगों के साथ भाजपा गलत कर रही है। ये वही लोग हैं जो भाजपा को हटाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, गुपकार बनाते हैं, जो बाद में जब एक साथ नहीं होते, जब सीटों का बंटवारा नहीं होता, तो एक दूसरे के ऊपर रात को कांगड़ियां फेंकने में भी इनको वो नहीं आता, एक दूसरे कांगड़ियों पर भी अटैक कर देते हो। इनको ये बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को भाजपा जो है वो, आप देखिए ये आने वाले टाइम में
आप देखना, ये कश्मीर से भी लोगों का विश्वास जो लगातार ना केवल भाजपा पे नहीं, एक ऐसी जो वहां पे देश को चला रहे हैं, जो पूरी हिंदुस्तान का ख्याल रख रहे हैं, जो हर एक चीज में डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं, जो हर कार्य को प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं, और उन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर है जिसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, आज देखिए ना कितनी कितनी ट्रेनें जो कहां से कहां पहुंचा दी हैं, आज कितने हर एक चीज में, आज एम्स देखिए, IIT देखिए, रिंग रोड देखिए, क्या ये चीजें नजर नहीं आ रही है कि किन चीजों पे बात करें? कई सालों से सत्ता में रह चुके हैं लेकिन इन चीजों पे काम नहीं किया, रिबन काटने के लिए पहुंच जा रहे हैं। काश कि इन लोगों ने ये सब चीजें करवाई होती, तब की होती, तो शायद इस तरह की बातें यहाँ पे करने की इनको जरूरत नहीं होती। और आज वो पार्टियां भी यहाँ बात कर रही है जो 4 जीत के यहाँ पे आई है सीटें, 4 सीटें जीतने वाले प्रवक्ता भी आज यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना ये तो पड़ेगा, यहाँ पे तो ये ज्ञान देंगे लेकिन समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर आज पहले से, आज उन चीजों से, आज यहाँ पे कोई भी कहते हैं टेररिज्म बढ़ रहा है, अरे टेररिज्म में जहां थोड़ा सा भी होता है तो आप देख रहे हैं जाती है सारे लोगों, उनका जो माइंड डाइवर्ट किया था वो वापिस वो सोच रहे हैं कि नहीं, उन लोगों को जिनको गलत माइंड डाइवर्ट किया था मैं, वो लोग आज समझ रहे कि भारत हमसे है, हम भारत से हैं, हम एक हैं, हमें तोड़ा गया है, उन चीजों को उन्होंने समझा। और मेरी बातों को अब ये सोचेंगे कि कहीं महफिल लगी है या कुछ है, ये डिबेट में बैठे हैं, ये सुनाते हैं, इन्हें सुनना पड़ेगा। और इनको दिख भी रहा है, आज ये लोग ये सफर जो जल्दी तय कर रहे हैं जम्मू से श्रीनगर का, इनको समझ नहीं आ रही है कि आज समय से पहले कैसे चीजें हो रही है, कैसे जल्दी चीजें इतना, आज जो बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, आज लोग यहीं पे एम्स के लिए फायदे ले रहे हैं, आज बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे IIT के लिए, आज यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, आज श्रीनगर में कितने हैं। देखिए हर एक चीज अच्छी हो रही है, अब नजरिए का फर्क है, इनके नजरिए में ये चाहते हैं कि हमारे हाथों में सत्ता आ जाए, और हम आई जिनके हाथों में आई है वो कुछ कर नहीं पा रहे, और जिनके नहीं आए हैं तो वो रोना बैठ गए हैं। लेकिन भाजपा जो है वो अपना काम कर रही है, वो कार्य करेगी, वो किसी के लिए नहीं सुनेगी, उसने हर इंसान को, हर उस नागरिक की इज्जत करती है, ये भाजपा पार्टी की खासियत है। वो सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास पे कार्य करती है। मनरेगा जैसी जो थी, जिसमें कांग्रेस इतने सालों से 100 डेज का ही एक रखा हुआ था, जो अपने टाइम में हमने बढ़ाकर 150 करके दिखाया इनको, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों के हित के लिए हैं। फैसले थोड़े कड़वे कहीं जगहों पे लगे, लेकिन लोगों को भी ये चीज लगी कि जहां जो कड़वापन था वो चीज हमारे फायदे में, क्योंकि दवाई जो कौड़ी होती है असर भी वही करती है। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखिए कितने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लगे, हर एक ऐसी चीजें जो लोगों ने फायदे लिए। अब कोई यहाँ पे आपकी बोलेगा कि प्रवक्ता भी कोई बोले कि आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं लिया, उन्हीं के कईयों ने लिया होगा, तो उस टाइम क्या था, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पैसा आ रहा था, तो जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को दिया गया। जब कोविड का इंजेक्शन लगा दिया तो वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम को, किसी को नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम कश्मीर के हो, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जब रोड बने तो ये नहीं बोला कि श्रीनगर के लिए रोड गए, जब कॉलेज बने तो तब ये नहीं बोला कि श्रीनगर के लिए खाली कॉलेज गए, तब ये नहीं बोला कि एम्स बन रहा तो खाली जम्मू को है, श्रीनगर को नहीं है। लेना सब है, लेकिन बातें करनी है उस सरकार के खिलाफ जो सरकार सबका साथ लेके चल रही है और सबको एक साथ लेके चल रही है। लेकिन शर्म आती है मुझे उन पार्टीज पे जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ धोखा कर रही है, और डिबेटों में आके अपना अलग अंदाज में बात करते हैं। 15 मिनट का सुनते हैं कि 15 मिनट कोई बोल रहा है, सुनने की क्षमता रखिए। सुनने जो वाला जो होता है, जब वो सुनता है, समझता है, तभी उसे पता चलता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत। बिल्कुल ठीक है सुमित जी। राजेश जी, मैं आपका भी इस पर अध्ययन चाहूंगी। मनरेगा के तहत ही बड़ा फैसला लिया गया है और ये जाहिर है कि मजदूरों के मफाद में माना जा रहा है, जिसकी ज़रूरत भी इस वक्त महसूस की जा रही है। इसके अलावा अगर रोज़गार की हम जम्मू कश्मीर में बात करें मजदूरों के हवाले से, गरीब तबके के हवाले से, उस पर ऐसी की क्या रणनीति है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया है, और हम तो पहले से ही, शुरू से ही जो है वो मजदूर और जो है वो डेली वेजर के साथ खड़े हैं। तो ये जो फैसला है, ये मजदूरों के हक में जो फैसला है, ये आने वाले वक्त में जो है वो उनको फायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि ठेकेदारी सिस्टम जो है वो किसने शुरू किया था? यही लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ठेकेदारी सिस्टम बंद करने का ये कह रहे थे कि जब इलेक्शन आती थी जम्मू में, तो ये कहते थे कि फैक्ट्रियों में ठेकेदारी सिस्टम को बंद किया जाएगा। लेकिन जब ये जीत जाते हैं
तो ये ठेकेदारों के साथ खड़े हो जाते हैं और मजदूरों के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन वाहिद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो मजदूरों के साथ खड़ी होती है और आज भी मजदूरों के साथ खड़ी है। रही बात ये, इन्होंने पहले कहा था कि डेली बेजरों को परमानेंट रेगुलराइज करने का फैसला जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया। 350 के करीब बिजली विभाग में जो डेली बेजर है उनको रेगुलराइज जो है वो किसने किया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया। पीएचई के डेली बेजरों को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो परमानेंट करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? जिनकी जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी और दिल्ली में भी इनकी सरकार रही है और आज भी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का, डेली बेजरों का शोषण किया, उनके वोट बटोरे, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है वही पक्का करने के लिए, हमने पक्का किया और हम पक्का कर रहे हैं। तो हमें पहले ही बता दिया कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो हम मजदूरों के हक में हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, क्योंकि मजदूर, लेबर और जो डेली बेजर है, ये गरीब तबका जो है, इनकी अगर कोई हितैषी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इनके साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है इनके हक के लिए। जी बेशक। ठीक है राजेश जी, आज की हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। लेकिन सुमित शर्मा जी और रासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।